गाइस, हम लोगों का आज है लेक्चर नंबर 3। हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं ना, अपना कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन का पार्ट जो हम लोगों ने कल भी किया था उसको हम थोड़ा सा आज भी करेंगे। और इसके अलावा हम लोग अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं आज हमारा लेक्चर नंबर 3। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज है हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है। और देखो, हम लोगों ने पेपर का नाम क्या है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है, वो आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉज का पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का आएगा और अदर लॉज का पार्ट जो है वो 40 मार्क्स का आएगा। पेपर टोटल आप लोगों का 100 मार्क्स का है, जिसमें से 30 मार्क्स का आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 70 मार्क्स का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में कर ली। अब मुझे एक बात बताइए, चाहे से आप ग्रेजुएशन क्लियर कर कर आए हैं या फिर आप लोगों ने सीए फाउंडेशन किया हो, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपने थोड़ा बहुत तो कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिसने नहीं भी पढ़ा है उसके लिए ये सारी की सारी क्लासेस जो है बिल्कुल फ्रेश क्लासेस रहने वाली हैं। अब देखो, यूजुअली क्या होता है, हम लोग जब भी बात करते हैं कंपनी की, तो मैंने आप सबसे क्या बोला कि मुझे कंपनी लॉ पढ़ना है। और कंपनी लॉ पढ़ने का मतलब है कि बच्चे मुझे कंपनीज एक्ट 2013 तो पढ़ना ही है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए जो रूल्स हैं मुझे वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स क्या होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को फुलफिल करने के लिए। देखो, सेक्शंस जो होते हैं ना, इनके अंदर ना सारी कहानी नहीं कही जा सकती, सब कुछ आप जो है सेक्शंस के अंदर नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो सेक्शंस में मान लो अगर ये दिया हुआ है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट होगी कंपनी, उसके बाद ही आप कंपनी के नाम से बिजनेस कर सकते हो। ये बात अगर आपके सेक्शन में दी गई है तो वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, वो सारी कहानी, वो प्रोसीजर्स आप लोगों के कहाँ दिए गए होंगे बताइए जरा, रूल्स के अंदर। तो जो प्रोसीजर्स और जो प्रोसेसेस होते हैं वो आपके कहाँ दिए गए होते हैं, वो रूल्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कानून को ढंग से नहीं समझ पाते हैं, भाई लॉ मेकर ने किस इंटेंशन के साथ कानून को बनाया था, आपने उसको किस तरीके से समझा, डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो हम लोग जो है केस लॉज को भी पढ़कर बहुत सारा ज्ञान हासिल करते हैं, बहुत सारा कंपनी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें तो नीति मैम आपने हमें पहले भी करवाई थी। अब अगर मैं बात करती हूँ बच्चे इसी कंपनी लॉ के स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसी कंपनी लॉ के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो इस स्ट्रक्चर की मैं सिर्फ बात करूं तो कंपनी लॉ नहीं, फिलहाल मैं आप लोगों के सामने कंपनीज एक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हूं। बताइए उर्वी, जॉन, ब्रजेश, स्वास्तिक, प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? तो मैं आपको कंपनीज, मुझे बस एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं अपना पढ़ा रही हूं और कंटिन्यूसली पढ़ाती रहूंगी। जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, यस मैम। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर जो है इसका क्या रहने वाला है कि मैम इसके अंदर ना टोटल 470 सेक्शंस है। इसके अंदर टोटल हमारे पास 470 सेक्शंस है और इन्हीं 470 सेक्शंस के साथ बच्चे हमें ना 7 शेड्यूल्स दिए गए हैं, जिसको मैं एनेक्सियस भी कहती हूं, ठीक है, जिनको मैं अटैचमेंट्स भी कहती हूं। और ये अटैचमेंट्स, ये एनेक्सियस, ये जो आपके शेड्यूल्स है ना, ये बच्चे कंपनीज एक्ट का हिस्सा है। तो मैं आपको कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, इसके बारे में आप बता रही हूँ। कंपनी लॉ का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि जब मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगी या जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम लोग एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे और केसेस भी पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगी ना, तो कंपनीज एक्ट में हम लोग सेक्शंस भी पढ़ेंगे, सब सेक्शंस पढ़ेंगे, क्लॉजेज होंगे, उसके सब क्लॉजेज होंगे। मगर ये 470 सेक्शंस जो हैं इनके साथ आपको क्या करने पड़ेंगे, 7 शेड्यूल्स हैं, 7 एनेक्सियर्स हैं और 7 अटैचमेंट्स भी मैं इसको कह सकती हूं, जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब गुड न्यूज ये है आप लोगों की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो 470 सेक्शंस हैं, ये जो 470 सेक्शंस हैं किसके, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के 470 सेक्शन जो है ना
बच्चे इनको ना 29 चैप्टर्स में कैटेगराइज किया गया है। मतलब 7 शेड्यूल्स तो आपको पढ़ने ही हैं, मगर वो जो 470 सेक्शंस है ना उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। देखो यार, जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आती है। पहले वो पैदा होता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है, फिर वो यंग हो जाता है, फिर कॉलेज जाता है और पढ़ाई करता है, जॉब करता है, फिर एक मिडिल एज आ जाती है, और एक टाइम के बाद जो है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो हमारी जैसे लाइफ में अलग अलग आपकी स्टेजेस होती हैं, उसी तरीके से एक कंपनी के पास भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। कंपनी जो है बच्चे, इसका भी जन्म होता है, कंपनी का भी बर्थ होता है, जिसको मैं बुलाती हूँ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, कंपनी का भी बर्थ होता है जिसको मैं बुलाती हूँ इनकॉर्पोरेशन। बर्थ हो जाने के बाद अब उस कंपनी को रन भी तो करना है, तो कंपनी की रनिंग होगी, जिसको मैं बुलाती हूँ कंपनी की मैनेजमेंट। और कंपनी आज नहीं तो कल वाइंड अप भी होगी, लेकिन वाइंडिंग अप कब होगा, कैसे होगा, उसका कोई गारंटी, उसका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं है। कंपनी आज है, आज से 500 साल बाद भी वो कंपनी आपकी जिंदा रह सकती है, क्योंकि हमने कंपनी के फीचर्स पढ़े थे। क्या फीचर्स पढ़े थे? टॉप क्लास फीचर्स। कुछ याद है आप सबको या नहीं? और टॉप क्लास फीचर्स जो थे बेटा, उसने हमें क्या सिखाया था कि आपकी कोई भी बिजनेस एंटिटी, ठीक है, देखो बिजनेस एंटिटी तो बहुत सारे तरीके की होती है। आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, अगर आप फैमिली के साथ बिजनेस करो तो एचयूएफ होती है ना, एलएलपी होती है। लेकिन हर कोई आपकी कंपनी नहीं होती। ये बहुत सारी जो बिजनेस एंटिटीज है ना, इन बिजनेस एंटिटीज में से एक कोई भी ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसके अंदर ये टॉप क्लास फीचर्स आ जाएं, तो आप ये मान लो कि वो आप लोगों की कंपनी है। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर भी कुछ चेंजेस करवाऊंगी आप लोगों को। आप ये मानकर चलिए कि वो कंपनी है, और मैंने आपको क्या सिखाया था, दैट कंपनी हैज गॉट अ परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। क्योंकि बच्चे, कंपनी तो कानूनन आप लोगों की पैदा हुई है ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड्स आपकी बनी है, और ऑन रिकॉर्ड्स ही वो खत्म करी जाएगी। किसी भी नेचुरल पर्सन के रहने ना रहने से, मेंबर के जिंदा रहने ना रहने से, सारे एम्प्लॉइज मर जाएं, सारे मेंबर्स मर जाएं, सारे डायरेक्टर्स भी क्यों ना मर जाएं, तब भी आपकी कंपनी, एक आर्टिफिशियल जो पर्सन है, वो आपकी एग्जिस्टेंस में रहती है। आप उसको लॉ के अकॉर्डिंगली पैदा करते हैं, तो उसको लॉ के अकॉर्डिंगली ही डिसॉल्व कर सकते हैं। वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, नॉट इन एनी अदर केस। ठीक है, तो ये जो 470 सेक्शंस हैं, जिसके अंदर टोटल 29 चैप्टर्स हैं, अक्सर बच्चा घबरा जाता है इंटरमीडिएट लेवल का कि मैम हमें क्या सारे 470 सेक्शंस पढ़ने हैं? द आंसर इज नो। आपको बच्चे 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि आपको टोटल 148 सेक्शंस जो हैं वो आप लोगों को कवर्ड करने हैं। ठीक है, और ये 7 शेड्यूल्स जो हैं, इसमें से भी आपको सारे शेड्यूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग सेक्शंस पढ़ते जाएंगे, उस सेक्शंस की रेलेवेंस के हिसाब से, उस सेक्शंस की इंपॉर्टेंट के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप शेड्यूल्स को भी रेफर करोगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है, इसका क्या स्ट्रक्चर है मैम? इसके अंदर है सेक्शंस। सेक्शंस कितने? 470 सेक्शंस। अच्छा, एक समय वो भी था, देखो वैसे तो 2013 जो है का ये एक्ट आपका आया है 30 अगस्त को। ठीक है, ये एक्ट आप लोगों का कब आया? 30 अगस्त 2013। और अगर मैं इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करती हूं, तो बच्चे हम क्या कहते हैं? इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा है इसको। कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होने का क्या मतलब होता है? फटाफट से मैसेज करके बताओ। देखो, अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि हाँ हाँ नीति मैम, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है उसके ऊपर से स्पेशल स्टेटस हट गया। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है उसके ऊपर से स्पेशल स्टेटस हट गया, तो अब तो उसके ऊपर वाकई में सारे लॉज अप्लाई हो जाएंगे। वो सारा कानून जो कि देश में एप्लीकेबल है, वो जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा। बट कंपनीज एक्ट के साथ ऐसा नहीं है रे। आपका जम्मू एंड कश्मीर जब स्पेशल स्टेटस में थी, तब भी ये वाला कंपनीज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल था। यानी कि आपका ये जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, ठीक है, जब डिलीट हुआ, ओमिट हुआ, इसको हटा दिया गया, उससे पहले भी
जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आपका कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो रहा था। तो अगर मैं कहूं ना तो बच्चे मैंने आपको कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 1 जो है ना वो करवा दिया। देखो टोटल 470 सेक्शंस हैं जिसमें से आप लोगों का सेक्शन नंबर 1, भाई कोई भी एक्ट पढ़ लो, चाहे से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे से वो आपका एलएलपी हो, चाहे से वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे से वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, हर चैप्टर हर एक्ट सेक्शन 1 से ही तो शुरू होगा ना। और बच्चे ऐसे आपके सेक्शन में क्या क्या दिया होता है, डेट दिया होता है, नेम दिया गया होता है एक्ट का, एक्चुअली नेम पहले आता है फिर डेट बाद में आती है, और आपको दिया जाता है एप्लीकेबिलिटी। और आपको क्या दिया जाता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी मतलब कहां कहां पर ये लागू होगा और किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 1 470 सेक्शंस में से मैंने कितने सेक्शंस कवर्ड कर दिए मैम, अभी तो हमने एक ही सेक्शन किया है। अच्छा मैंने नेम क्या बोला, पूरा नाम क्या है, सेक्शन नंबर 1 कहता है कि इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, और यही सेक्शन कहता है कि ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ। मैम ये एक्ट ना एप्लीकेबल हुआ था 30 अगस्त 2013 से। समझ रहे, देखो लॉ कैसे बनता है आप सबको पता है ना, इतनी कहानी बताओ, पता है ना आपको, इतनी बार मैंने आप सबको पहली क्लासेस में भी बताया है कि बेटा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन आपके ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स निकालते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इसी सोल्यूशन को क्या करते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाकर इन द फॉर्म ऑफ बिल उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बिल उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना बच्चे, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने हमारी पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो कानून को बना सकता है। और पार्लियामेंट में आपका कानून, मैं ज्यादा डिटेल्ड प्रोसीजर में नहीं जाऊंगी बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो अननेसेसरली हम अपना समय क्यों जो है खराब करें। बच्चे पार्लियामेंट में आप सबको पता है कि 3 आपके स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले आप लोगों की लोकसभा, ठीक है, फिर आता है आप लोगों का राज्यसभा, ठीक है, और फिर आता है आपके प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी। ये तीनों ही स्टेजेस से गुजरकर आपका बिल जो है अब वो फाइनली आपका क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। कभी कभी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि आपको कानून बनाना है मगर लोकसभा और राज्यसभा जो है ना इनका सेशन नहीं चल रहा है उस टाइम पर, तो क्या किया जाए, तो बच्चे प्रेसिडेंट के पास जो है पावर है कि वो अपने जो है सिर्फ अपने इंडिविजुअल वोटिंग के बेसिस पर कोई कानून को बना सकता है। और जब सिर्फ प्रेसिडेंट उस कानून को बनाए ना तो उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनेंस। मगर ये ऑर्डिनेंस जो होता है ना ये होता है टेम्पररी, टेम्पररी होता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेस, सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेस, यानी कि दोनों हाउसेस से आप बाद में परमिशन ले लेना जब भी वो सेशन में बैठे। हमारे पास इस तरीके का एक ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है, जब मैं उसके प्रोविजंस करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी, अभी नहीं करवाने वाली हूं उसके बारे में। तो आपको ये सारा प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। आपका बच्चे कंपनीज एक्ट जो है ना वो भी इन सब स्टेजेस से गुजरा है, यानी कि कंपनीज एक्ट 18 दिसंबर 2012 जो है उसमें लोकसभा में पास हुआ था, 8 अगस्त 2013 में राज्यसभा के पास आपके पास पास हुआ था, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट का एक्चुअल अप्रूवल मिला था वो कब मिला था, 29 अगस्त 2013। कब मिला था भाई, नीति मैम अभी आपने बताया ना कि कानून जो है इन स्टेजेस से गुजरकर, आपका बिल जो है वो इन स्टेजेस से गुजरकर एक एक्ट बनता है। और एक्ट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, एक्ट करने का मतलब अब इस पर काम करो, इस पर एक्ट करो, इसको एप्लीकेबल करो ऑन द पब्लिक,
ठीक है, इनको एप्लीकेबल करो, इसको ये एक्ट है और इसको एप्लीकेबल करो ऑन द पब्लिक। ये कब से आप लोगों का एप्लीकेबल हुआ था? एप्लीकेबिलिटी की जो डेट है ना, वो आपकी रखी गई थी 30 अगस्त 2013। गेटिंग माई पॉइंट? क्या रखी गई थी एप्लीकेबिलिटी की स्टेज? मैम 30 अगस्त 2013। अब देखो, एक चीज और ना मैं बताना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो कंपनीज एक्ट आया 2013, उससे पहले भी क्या मेरा कोई कानून चल रहा था, या फिर वो बिना कानून के ही हमारी कंपनीज रन हो रही थी? जैसे आपकी टाटास की कंपनी थी, रिलायंस कंपनी है, बहुत सारी, बॉम्बे डाइंग कंपनी टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। ये जो सारी कंपनीज है बच्चे, ये तो काफी पुरानी कंपनीज है, 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 70 साल पुरानी। बट ये जो आप लोगों का कंपनीज एक्ट आया है 2013, इसको आए हुए तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, हार्डली 10 ईयर्स हुए, 9 to 10 ईयर्स। तो क्या उससे पहले मेरी कंपनीज के लिए कोई कानून नहीं था? बताइए जरा, फटाफट से मैसेज करके बताइए, क्या उससे पहले बच्चे हमारे पास कोई कानून नहीं था? ब्रजेश कह रहे हैं मैम लाइव नहीं चल रहा। ओके, फाइन। तो गाइज टेल मी वन थिंग, कि जैसे मैंने ये बात करी कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, कि आप लोगों का किस तरीके से लोकसभा में 18 दिसंबर को पास हुआ, 8 अगस्त 2013 को राज्यसभा में पास हुआ और 29 अगस्त को प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिला। मगर ये एक्ट आप लोगों का एप्लीकेबल कब से हुआ था? 30 अगस्त 2013 से। मुझे फटाफट से एक मैसेज करके बताइए कि 2013 का ये जो एक्ट है, क्या इससे पहले हम लोगों के पास कोई एक्ट नहीं था? क्या इससे पहले हमारे पास कोई कानून नहीं था? भाई कंपनीज तो हमारी कब से चलती आ रही है, कंपनीज तो हमारी कब से बनती आ रही है। तो क्या ये जो कंपनीज हैं हम लोगों की, ये कंपनीज को गवर्न करने के लिए हमारे पास पहले कोई एक्ट नहीं होता था? बताइए जरा मैसेज करके फटाफट से, कौन सा वो कानून था जो कि हम लोग फॉलो करते थे? बच्चे मैं खुद ही लिख देती हूँ यहाँ पर, हमारे उस कानून का नाम था द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 1956 से पहले भी हमारे पास एक्ट हुआ करते थे, मगर जो सबसे ज्यादा हम लोगों का एक्ट चला, वो एक्ट कौन सा था 1956 का? सोचो ये एक्ट आपका कब तक चला पता है? आप ये मत सोचिएगा कि 2013 30 अगस्त को अगर ये कानून आ गया तो उसके बाद से हम लोगों का ये एक्ट खत्म हो गया, 1956 जो है वो आपका खत्म हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो 1956 का ये जो पुराना एक्ट है ना, इसको धीरे धीरे खत्म किया गया। कोई भी आपका जब बदलाव आता है, कोई भी जब आप लोगों का चेंज आता है ना, तो वो आपका ऐसे नहीं होता कि ड्रास्टिकली आपने एकदम इंस्टेंटली आपने जो है ना एकदम पूरा कानून जो है वो चेंज कर दिया। भाई इतनी सारी कंपनीज ऑलरेडी 1956 के कानून को मानती आ रही हैं, उनके हिसाब से अपनी कंपनी को रन करती आ रही है, मैनेज करती आ रही है। अब अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2013 में जब नया एक्ट आया, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सारी कंपनीज जो है अचानक से 1956 के कानून को छोड़कर 2013 के कानून को एप्लीकेबल कर ले, तो बच्चे वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं छोटा सा। देखो आप लोगों को डेली जो है वो डिनर करने की आदत है 9 बजे की, ठीक है? अब अगर आपसे कोई ये बोले कि आपको तो डिनर ना 7 o'clock तक कर लेना चाहिए, जैसे कई लोग कहते हैं कि डिनर जो है वो करने का राइट टाइम होता है कि आप 7-7:30 तक उसको कर लो, मगर हम लोगों की फैमिलीज में, ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में 8 o'clock से लेके 9 o'clock तक का जो आपका शेड्यूल है, जो आपका एक टाइम पीरियड है, उसी में बच्चे क्या किया जाता है, डिनर किया जाता है। अब अगर कोई तुम्हें ये बोले कि नहीं नहीं हेल्थ के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी, तो तुम 9 बजे 10 बजे डिनर मत करो, तुम ना शाम को 7 बजे डिनर कर लेना। अब उर्वी ने क्या किया, इसी प्रोसीजर को फॉलो किया और शाम को 7 बजे डिनर कर लिया। बेटा 7 बजे ये डिनर कर तो लेगी, मगर मुझे बताइए क्या 12 बजे इसे भूख लगेगी या नहीं लगेगी? फटाफट से बताओ उर्वी, तुमको 12 बजे के आसपास जो है दोबारा से 10, 11, 12 के आसपास दोबारा से तुमको क्रेविंग होगी, दोबारा से तुम्हारा मन करेगा कि यार मैंने डिनर इतनी जल्दी कर लिया था। आपको मेंटली ही जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगेगा कि यार मैंने तो डिनर इतनी जल्दी कर लिया, अब तो मुझे भूख लग रही है, मैं कैसे करूं? तो अगर हमें वो शेड्यूल चेंज करना है, अगर मुझे वो टाइम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है?
कि हम लोग धीरे धीरे चेंज करें। अगर उर्वी 9 बजे खाना खाती है तो मैं उसको बोलूंगी कि अब तुम ना एक हफ्ते तक जो है 8:30 बजे खाना खाओ, फिर उसके बाद एक हफ्ते तक तुम 8 बजे खाना खाओ, फिर उसके बाद तुम एक हफ्ते तक 7:30 बजे खाना खाओ। मतलब मैं क्या करूंगी, मैं इनको सजेशन दूंगी कि आप आधा आधा घंटा करके जो है ना आप उसको आगे बढ़ाते जाइए और फिर तुम 7 o'clock अपना डिनर करो। इससे क्या होगा, इनकी बॉडी जो है ना इस आए हुए बदलाव को, इस आए हुए चेंज को अडेप्ट कर पाएगी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। माइंड भी प्रिपेयर हो जाएगा, बॉडी भी प्रिपेयर हो जाएगी पूरी प्रॉपर तरीके से, साइकोलॉजिकली, मेंटली, जिसको हम कहते हैं शी विल बी रेडी टू हैव डिनर एट 7 o'clock, राइट। इन द सेम वे बच्चे, अगर मेरा 1956 कंपनीज एक्ट इतने समय से चल रहा था, सोचो 1956 से चल रहा था, अब 2013 में अगर मैं इसको चेंज कर रही हूं, मैं नया कानून ला रही हूं, मैं नए एक्ट्स लेकर आ रही हूं, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा, है ना। कई सारे हमारे जो है स्कैम्स हुए, सत्यम स्कैम्स हुए हम लोगों के, जिसकी वजह से हमें जो है नया कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। भाई मैंने तो पहले भी सिखाया है, बदलते जमाने की जरूरत के हिसाब से आपका कानून भी बदलता है। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, राइट। अब अगर मैं नया कानून लेकर आई हूं और मैं अपने सभी कंपनीज को बोलूं, जो नई कंपनीज हैं, जो पुरानी कंपनीज हैं, जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, नए सीएस हैं, नए सीएमएज हैं, या ओल्ड सीएमएज या ओल्ड कंपनी सेक्रेटरीज है, उन सबको बोलूं कि तुम फटाफट से एक दिन के अंदर जो है कंपनीज एक्ट 2013 समझो और उसको अपनी कंपनी पर लागू करो। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो मैम, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बदलाव हमेशा धीरे धीरे लाया जाता है। इसीलिए कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस करने के लिए आपका कंपनीज एक्ट 2013 आया, मगर इसके आ जाने का मतलब ये नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 के आ जाने का मतलब नहीं कि एकदम से कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हो गया। 1956 के प्रोविजंस जो है वो चलते रहे, धीरे 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 जो है 2013 तक कंपनीज एक्ट जो है वो लागू किया गया। इसीलिए आपका देखो अगस्त में ये बिल पास हुआ था ना, उसके अगले महीने, मैं वो डेट नहीं लिख रही हूं क्योंकि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, अगस्त में 2013 में आपका ये नया कानून आया। सितंबर में ना 470 सेक्शन में से कुल आप लोगों के 98 सेक्शन जो है ना वो बच्चे सितंबर में लागू हुए थे, सितंबर में। और सिर्फ 98 सेक्शन, मतलब 470 सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं हुए। कहने को कानून जो है सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से कहने को कानून आपका 30 अगस्त से एप्लीकेबल हो गया, मगर ये आपका नोटिफाई किया गया, ये बताया गया कि भाई 30 अगस्त को ना सिर्फ सेक्शन नंबर 1 ही एप्लीकेबल हुआ था, बाकी के सेक्शन 469 सेक्शन जो थे ना, टोटल 469 जो बचे हुए सेक्शन थे बेटा वो एप्लीकेबल नहीं हुए। और उनमें से 98 सेक्शन सितंबर में लागू हुए आप लोगों के 2013 में, और भी कई सारे हमारे भर भर के प्रोविजंस जो थे वो उसके अगले साल यानी कि 2014 में आप लोगों के एप्लीकेबल हुए नए फाइनेंशियल ईयर के साथ। फाइनेंशियल ईयर पता है ना आपको, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो वो सारी डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इतना बताना चाहती हूँ कि बेशक से 30 अगस्त 2013 से ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो गया, ये नया कानून कंपनी से रिलेटेड एप्लीकेबल हो गया, मगर बच्चे कंपनीज एक्ट 1956 जो है ना वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। अभी अब देखो, अब तो वो टाइम आ चुका है, अब तो 9 से 10 साल हो चुके हैं इस कानून को। आप लोगों को कंपनीज एक्ट 1956 के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब से लेके अब तक में इतने चेंजेस आए हैं और इतने सेक्शंस एप्लीकेबल हो चुके हैं कि कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो ना के बराबर रह गया है। अब आपके पास जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, कंपनीज एक्ट 2013। बताइए यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? मैसेज करके बताइए गाइज, मैं अगर रिप्लाई ना भी कर पाऊं तब भी आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू गाइज, ताकि मुझे पता लगता रहे कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बोलिए यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन, मैंने 470 सेक्शन में से आपको अभी सिर्फ एक सेक्शन करवाया है, वो है सेक्शन नंबर 1 जो कहता है कि कब से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ, 30 अगस्त 2013 से। नाम क्या है मैम इसका? कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एक चीज जो और ध्यान में रखने वाली है,
वो क्या, कंपनीज एक्ट का सी, कंपनीज का सी और एक वर्ड का एक्ट वर्ड का ए, ये बच्चे सी और ए ये दोनों वर्ड जो है ना ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में रहेंगे, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। आप इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हो। कभी जब आप आंसर को प्रेजेंट करो तो आंसर को प्रेजेंट करते समय यू कैन नॉट राइट समथिंग लाइक दिस। देखो आपका जो लॉ का पेपर होता है ना उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो फोकस करना ही है, साथ साथ आपको अपनी राइटिंग के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करना है ना। अब मैं अगर आपको कहूं मैं एकदम से सारी राइटिंग प्रैक्टिस करा दूं तो वो आपको प्रॉब्लम आएगा। हमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ही अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना है। तो जब भी कंपनीज एक्ट लिखोगे ना उसका सी हमेशा कैप्स में होगा, ए हमेशा कैप्स में होगा। अब आती है बात कि नीति मैम आपने ना अभी डेट बता दिया, नेम बता दिया, थोड़ा सा आपने इसकी हिस्ट्री बताई, अब आपने एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी क्या मैंने आपको नहीं बताई? बताई तो है, बताई तो है मैंने आपको। सेक्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का किसके बारे में बात करता है? एप्लीकेबिलिटी के बारे में। मगर ये दो तरीके की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है, एक तो जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, और एक ये आप लोगों की बात करता है डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ कंपनीज, कंपनीज या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर मैं वर्ड लेस इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, जियोग्राफिकल एप्लीकेशन की बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो वो तो नीति मैम आपने समझा दिया ना, वो तो सिंपल सा है ना। वो हम लोगों का क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप लोगों का ये जो जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की कहानी है वो तो बस इतना कहता है दैट कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर, एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर दी इंडिया। अब यहां पर मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वाई शुड आई राइट इट, वाई शुड आई राइट इट? जब आपका जम्मू एंड कश्मीर अलग था कंपनीज एक्ट तो तब भी आपका एप्लीकेबल था, है ना। अब अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से हमारा हो चुका है, हमारा एक हिस्सा वो पहले भी था, अभी भी ऑफिशियली वो हमारा एक हिस्सा बन चुका है, तब भी ये एप्लीकेबल होगा। सो आई जस्ट हैव टू राइट इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। अब आती है बात कि मैम बॉडी कॉर्पोरेट के बेसिस पर ये आप लोगों का किस किस के ऊपर अप्लाई होगा, बॉडी कॉर्पोरेट के बेसिस पर ये आपका किस किस के ऊपर अप्लाई होगा। लॉ मेकर्स क्या कहते हैं ना, उन्होंने डिफाइन कर दिया, मैं अभी शॉर्ट में लिखवा रही हूं, मैं अभी इसका पीपीटी एक दिखाऊंगी आपको कि कंपनीज एक्ट जो है किस पर एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? लागू होना, लागू होना। अगर मेरी हिंदी की मात्राएं कुछ गलत निकले तो मुझे माफ कर देना, आई एम सो सॉरी, थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। तो जब मैं बात करती हूं कि एप्लीकेबिलिटी मैम ये किस किस के ऊपर लागू होगा, अरे मैम कैसी बातें कर रहे हो, अगर ये कंपनी एक्ट है 2013 तो ये कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा, है या नहीं? बोलो। अगर ये कंपनी है आपकी, उर्वी, जॉन, ब्रजेश, बताइए हाँ या ना, कि अगर ये कंपनीज एक्ट है सेक्शन नंबर 1 किसका, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर मैं बोलती हूं ठीक है कि ये किस किस पर अप्लाई होगा, तो क्या मैं सबसे पहले लिख सकती हूँ मैम कंपनीज एक्ट है मैम, तो ये कंपनी के ऊपर तो अप्लाई होगा ना। अब कंपनी का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन दी गई है कहा, बताओ जरा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में। इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में। लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मतलब है वो आपको मैंने कहा बताया था, इस मीनिंग क्या है इसका? टॉप क्लास। अब फिलहाल मैं टॉप क्लास के बारे में ज्यादा बात तो नहीं करूंगी, फिलहाल मैं डेफिनेशन की बात करती हूं कि कंपनीज एक्ट की बच्चे, कंपनी में जब मैं कहती हूं कि कंपनीज एक्ट ना कंपनी पर अप्लाई होगा, मैंने सीधी बात बोल दी, कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होगा? कंपनी के ऊपर। कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होगा बोलो तो? मैम कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई होगा कंपनीज के ऊपर, नीति मैम कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा वो।
ये देखिए कंपनीज के ऊपर, ठीक है। अच्छा मैम, अगर ये कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा नीति मैम, तो फिर क्या करें? मतलब मुझे एक बात बताइए, यहां पर आपने बोला मैं एप्लीकेबिलिटी को हल्के में मत लेना, ये डिटेल में करने वाले हैं आप लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैंने बोला कंपनीज एक्ट जो है वो अप्लाई होगा सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा वो क्या है? मेरा कंपनी। और कंपनी को डिफाइन कहां किया गया है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में इसको मैम इति मैम डिफाइन कर दिया गया। तो अब एक बात बताओ, क्या कहता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20? ये कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज, एनी अदर प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू द कंपनी। अब मुझे पहले तो एक बात बताओ, क्या यहां पर फॉरेन कंपनी को मैं कंपनी मान सकती हूं? क्या मैं यहां पर फॉरेन कंपनी इंक्लूड कर सकती हूं कंपनी की डेफिनेशन में? लॉजिक से सोचना पहले, लॉजिक से। कंपनी का मतलब ही नीति मैम आपने ये बोला कि कंपनी का मतलब है दो, दो चीजें हैं। एक जो कि इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में किसी भी तरीके की आपकी कंपनी, किसी भी तरीके की आपकी कंपनी जो कि 2013 के एक्ट के हिसाब से जन्म हुई है, जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, या फिर प्रीवियस लॉस के हिसाब से आपकी वो बनी है, तो आपकी वो कंपनी चाहे से वो जेआरडी टाटा के जमाने की बनी हो, लेकिन वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ही वो कंपनी कहलाएगी। यहां पर फॉरेन कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि क्या होती है फॉरेन कंपनी? देखो, अगर किसी बच्चे ने फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा था तो ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा था तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं फॉरेन कंपनी डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूं, आगे चलकर पढ़ाऊंगी। फॉरेन कंपनी वर्ड जो है नाम से पता लग रहा है मैम, एक ऐसी कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया जन्मी है, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। तो एक ऐसी कंपनी जिसका इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेशन हुआ है, क्या उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट जो मैंने लिखवाया? मैंने क्या पॉइंट लिखवाया? बोलो जल्दी से, क्या पॉइंट लिखवाया मैंने? बोलो तो, बोलो रे बाबा। मैं रिपीट कर देती हूं एक बारी। देखिए, मैंने बोला एप्लीकेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेबिलिटी क्या कहती है कि भाई जियोग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। मतलब मैं चाहे से कंपनी महाराष्ट्र में बनाऊं, चाहे से मैं जम्मू कश्मीर चली जाऊं, चाहे से मैं अपनी कंपनी को दिल्ली में बनाऊं, चाहे मैं किसी भी कंट्री में क्यों ना जाऊं, मेरी जो कंपनी है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो है कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। करेक्ट। दूसरा मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी बोला कि ये और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो हमें बताया गया। उसमें से अभी सिर्फ पहला पॉइंट अभी मैंने करवाया, मैंने बोला कि ये कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और कंपनी को डिफाइन कहां किया गया? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 जो है बच्चे, वो क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू द कंपनीज। जब मैं इतनी बात बोल रही हूं, इसका साफ इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 रेड विद सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 रेड विद सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अगर मैं बोलूं तो आपका फॉरेन कंपनीज जो है इसके ऊपर, उनके ऊपर जो है कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बताओ, ये बात समझ में आती है या नहीं? बोलो तो गाइस, टेल मी। बोलो रे उर्वी, बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया? बट टीटी मैम आपने तो हमें फाउंडेशन में सिखाया था कि फॉरेन कंपनीज जो होती हैं, नीति मैम आपने हमें ये सिखाया था कि जो भी फॉरेन कंपनीज होती हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। हाँ, मैंने ये बात सिखाई थी और मैं आज भी यही बात सिखाऊंगी, लेकिन इस वाले पॉइंट में ये बात आपकी कवर्ड नहीं होती है। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपके इस वाले पॉइंट में ये बात आपकी कवर्ड नहीं होती है।
तो फिर मैम किस वाले पॉइंट में कवर्ड होगी? ये देखिए आ गया, द प्रोविजंस शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग, द प्रोविजंस शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, मैंने बोला कि आपका एप्लीकेबिलिटी रहेगी कंपनीज एक्ट 2013 की। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ, यानी कि पुराने कानून और नए कानून जो इंडिया में बना है कंपनी से रिलेटेड, उस कानून के हिसाब से जो भी कंपनी बनी है वो कंपनी है और उसके ऊपर 2013 एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर मेरी कभी किसी भी कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, मानो अगर मेरी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, अगर मेरी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, तो सेक्शन नंबर 1 कहता है वो कंपनी जो पुराने कानून के हिसाब से बनी थी, अब उसके ऊपर भी ये नया कानून 2013 एप्लीकेबल होगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताओ। तो यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 पॉइंट नंबर 1 हमें समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, मैम ये जो कंपनी है ना, कंपनीज एक्ट 2013, मैम आप इसकी एप्लीकेबिलिटी पढ़ा रहे हो ना, तो एप्लीकेबिलिटी क्या कहती है? कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी ये कहती है कि ये आपकी इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये आपकी बैंकिंग कंपनीज जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जो है इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। अब मैम ये क्या है? ये क्या है आपकी? ये बच्चे, क्या मैम ये भी तो कंपनी है ना? हाँ, लेकिन इनके लिए कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली नहीं बना। अब मैं आपको बता देती हूं एक बारी, एक पॉइंट देखिए क्या। ये देखिए, मैंने आप लोगों के सामने 3 टाइप की कंपनीज का नाम लिखा। मैंने एक नाम लिखा है आप लोगों के पास इंश्योरेंस कंपनी, मैं बेशक से ये वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं कंपनी, बट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज नॉट अ कंपनी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नहीं बनी है, ये कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से भी नहीं बनी है। तो क्या मैं कह सकती हूं इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी पहली वाली कैटेगरी में नहीं आती? दोबारा से सुनना, इंश्योरेंस कंपनी क्या है? वर्ड में इस्तेमाल कर रही हूं कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन बच्चे ये आपकी कंपनी बनी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट अथॉरिटी एक्ट, कौन सा? 1999। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या है? ये एक तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट है। मैम ये क्या बोल दिया अब आपने? ये एक तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका अपना स्पेशल एक्ट है, जिसका अपना स्पेशल एक्ट है, जिसका अपना स्पेशल कानून है। क्या इनके ऊपर भी ऐसी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट? अब नीति मैम बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? गाइस देखो, आराम आराम से करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट, मैं अब आपको बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जो है ना इसका मतलब भी बता दूं, ध्यान से सुनना। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट जो है ना इसका मीनिंग अलग है और इसकी जो डेफिनेशन है ना वो अलग है। डेफिनेशन फिलहाल मैं आपको नहीं करवाऊंगी, डेफिनेशन हम करेंगे जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ आपको कंपनीज करवाऊंगी। फिलहाल बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जो है ना इसका मतलब क्या है वो ध्यान से सुनना। देखो, बिजनेस एंटिटी मैंने बताया, बिजनेस एंटिटी मैंने बताया, ये बिजनेस एंटिटी जो होती है वो आपकी रजिस्टर्ड भी होती है, ठीक है, वो आपकी अनरजिस्टर्ड भी होती है। अनरजिस्टर्ड मतलब लाइक पार्टनरशिप, बताओ जरा,
पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या कंपलसरी होता है? बोलो, क्या बिना रजिस्ट्रेशन करवाए मैं अपना पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकती हूँ? टेल मी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके बारे में आप लोगों ने ग्रेजुएशन में थोड़ा कॉमर्स लेवल पे, थोड़ा फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा है, मुझे सिंपल इतना मैसेज करके बताओ कि क्या एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी जो है बिना रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस कर सकती है? द आंसर इज यस मैम, वो कर सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो एलएलपी है, एलएलपी या फिर अगर मैं बोलूं आप लोगों की सेबी, ठीक है, ये जो है एलएल, चलो सेबी छोड़ो, अभी आप बस एलएलपी की बात करो। एलएलपी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी एग्जैक्टली क्या होती है? पार्टनरशिप जो है ना, पुरानी वाली जो पार्टनरशिप चलती आई है ना, उसका बच्चे नया वर्जन है, पुरानी वाली पार्टनरशिप का नया वर्जन है। तो मुझे बात बताइए, क्या जो एलएलपी है वो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अपना बिजनेस कर सकती है? बोलो, क्या एक एलएलपी बिना रजिस्ट्रेशन करवाए अपना बिजनेस कर सकती है या हाँ या ना? जल्दी से, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है या नहीं होता है? द आंसर इज यस उर्वी, एलएलपी का तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। एलएलपी क्या है? इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप, न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। एलएलपी भी एक बिजनेस एंटिटी है, मगर जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आप एलएलपी के नाम से बिजनेस नहीं कर सकते, जस्ट लाइक अ कंपनी। तो एलएलपी हो, ठीक है, कंपनी, अब मैं नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल करती हूं, एक बिजनेस एंटिटी जो है मेरी कंपनी, क्या एक कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना इनकॉर्पोरेशन के बिजनेस कर सकती है? द आंसर इज नो, एंड द सेम थिंग गोज विद द एलएलपी। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि एलएलपी भी एक रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट है? कंपनी एक रजिस्टर्ड बॉडी कॉर्पोरेट है? भाई एलएलपी हो या कंपनी हो, ये दोनों ही के ऊपर आपके क्या एप्लीकेबल हो जाता है? टॉप क्लास फीचर्स। यानी कि जैसे कंपनी एक होती है आर्टिफिशियल पर्सन, अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीदती है, अपने नाम से एसेट्स खरीदती है, अपने नाम से किसी को सू कर सकती है, कोई उसको सू कर सकता है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, ठीक है, ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट होती है। वो सारे फीचर जो एक रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर होते हैं, हम लोगों ने एलएलपी में भी पढ़ा था, वो सारे फीचर्स बच्चे एलएलपी में भी तो होते हैं। मगर क्या एलएलपी जो है वो कंपनी है? नहीं मैम, एलएलपी इज नॉट अ कंपनी। एलएलपी तो आपकी एक अलग बिजनेस एंटिटी है, जिसके लिए अलग से कानून बना हुआ है, एलएलपी एक्ट 2008। याद आया कुछ? यानी कि एलएलपी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक रजिस्टर्ड बॉडी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? एक रजिस्टर्ड बॉडी। एलएलपी एक रजिस्टर्ड बॉडी तो है, एक ऐसी आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाना जरूरी है, तभी उसके फॉर्म में बिजनेस होगा। एलएलपी एक रजिस्टर्ड बॉडी तो है, मगर नीति मैम वो आपकी कंपनी नहीं होती, वो आपकी कंपनी नहीं होती। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी बात को समराइज करूं, क्या मैं कह सकती हूं बॉडी कॉर्पोरेट, body corporate is a wider term, is a wider term. Every company is a body corporate. Every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. ट्रू और फॉल्स? बोलो तो, इज इट ट्रू और फॉल्स? याद है हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, मुझे पता है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हैवी हो गई होगी आप लोगों के लिए, मैं रिपीट करूंगी, डोंट वरी। हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा था ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्लीज मुझे ये मत बोल देना कि नीति मैम हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा था। देखो, जो बच्चा मुझसे पढ़ चुका है उसको डेफिनेटली ये सारी चीजें आई एम श्योर याद होगी, और जिसने मुझसे नहीं पढ़ा है डेफिनेटली उसने कहीं ना कहीं से पढ़ा है
और वो पास होकर यहाँ तक आया है, तो प्लीज तुम्हारे फैकल्टीज ने तुमको जो पढ़ाया है ना उसकी इंसल्ट मत करना। आई होप इतना सब बच्चों को याद होगा दैट अग्रीमेंट एक बड़ा टर्म है। उस अग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी आती है तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यानी कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट every agreement is not a contract. In the same way, every company is a body corporate, but every body corporate is not a company. अब देखो नीति मैम ने एग्जांपल दिया तो अभी आपको कि एलएलपी जो होती है बेटा, एलएलपी भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बिना रजिस्ट्रेशन करवाए मैं एलएलपी नहीं खोल सकती, मैं एलएलपी के नाम से बिजनेस नहीं कर सकती। अरे अगर बिना रजिस्ट्रेशन करवाए मैं एलएलपी की फॉर्म में बिजनेस कर लूं तो मुझे एलएलपी बनाने की जरूरत क्या है? पार्टनरशिप है तो सही। पार्टनरशिप ऑलरेडी मेरे पास एक ऐसी काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका रजिस्ट्रेशन किए बिना मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, उस बिजनेस को चला सकती हूँ, उसको रन कर सकती हूँ, मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस को ही तो ओवरकम करने के लिए नई फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप आई जिसका नाम है एलएलपी। और एलएलपी क्या है मैम? ये तो रजिस्टर्ड बॉडी है। बिना इसका इनकॉर्पोरेशन किए, इस आर्टिफिशियल बॉडी का बिना इनकॉर्पोरेशन किए, बिना इसका रजिस्ट्रेशन किए नीति मैम आप एलएलपी का बिजनेस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या मैं कह सकती हूं कि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है? द आंसर इज यस, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बट क्या एलएलपी आप लोगों की एक कंपनी है? नहीं मैम, एलएलपी इज नॉट अ कंपनी। एलएलपी के लिए अलग से एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008। कंपनी आपकी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी में भी बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। लेकिन इस कंपनी को गवर्न करने के लिए मेरे पास एक्ट कौन सा है? द कंपनीज एक्ट 2013। एम आई करेक्ट? बोलो, समझ आ रही है बात या नहीं? ये फाउंडेशन लेवल का कोचिंग नहीं चल रहा है बच्चे कि आप सोचे कि नीति मैम ने बस इतना तक कराया, क्योंकि वहां पर तो ना आप लोगों को एक इनिशियल एक नॉलेज दी जाती थी। अब हम लोगों को ना आपको डिटेल्ड नॉलेज देनी है कि एग्जैक्टली कंपनी क्या होती है, क्यों, उसके ऊपर क्या क्या एप्लीकेबल होता है। तो मैंने आप लोगों के साथ अभी ज्यादा कुछ नहीं, सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट किया है और सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से कंपनीज एक्ट किस पर अप्लाई होगा उसकी प्रॉपर लिस्ट दी गई है। आपके पास ये टोटल 1 2 3 4 5 और ये 6, आपको ये 6 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये 6 पॉइंट्स पे आपको बताया गया है कि कंपनीज एक्ट भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। कंपनीज एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। किसके ऊपर मैम? ओल्ड कंपनीज जो अभी भी चल रही हैं, जो पुराने ओल्ड कंपनीज जो कि ओल्ड एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई थी, और आपकी न्यू वो कंपनीज भी जो कि न्यू लॉ या फिर न्यू एक्ट के हिसाब से बनी है, उनके ऊपर तो कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा नीति मैम इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, ये सब क्या है मेरी बच्चे? ये तीनों के तीनों है मेरी स्टैट्यूटरी कंपनीज। ये तीनों की तीनों मेरी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर क्या इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? लॉ ने अगर इसको सेक्शन नंबर 1 में डाला है तो हाँ नीति मैम, इनके ऊपर भी, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। ये वो वाली कंपनीज नहीं है जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनी है, ये 2013 के हिसाब से नहीं बनी, मगर फिर भी इसके ऊपर जो है कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। लेकिन उससे पहले इन स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए, इन स्टैट्यूटरी कंपनीज के लिए जो स्टैट्यूटरी लॉ बना है, स्टैट्यूटरी या फिर स्पेसिफिक, इनके लिए जो इनके लिए स्पेसिफिक लॉ बना है, वो स्पेसिफिक लॉ जो है ना, इसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, इंपॉर्टेंस ओवर दी कंपनीज एक्ट, इंपॉर्टेंस ओवर दी कंपनीज एक्ट। मैम ये क्या बात बोल रहे हो, क्या कहानी कर रहे हो आप?
देखो, आप सबको इतना तो पता है ना कि कंपनीज एक्ट 2013 किस पर अप्लाई होगा? कंपनी के ऊपर, है ना? अब ये कंपनी मेरा जूते का बिजनेस करे, मेरा कैमरे का बिजनेस करे, बुक्स का बिजनेस करे, फूड का बिजनेस करे, क्लोथ्स का बिजनेस करे, चाहे से ये आपके लैपटॉप्स का बिजनेस करे, चाहे से ये टिश्यू पेपर का बिजनेस क्यों ना करे, अगर मैं अपनी कंपनी बनाती हूं, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ओपीसी हो, भाई सीधी सी स्पष्ट सी बात, मेरा कंपनीज एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो क्या मैं कह सकती हूं कि मैं जैसी मर्जी कंपनी बना लूं? कंपनीज एक्ट 2013 तो आपका क्या है? एक जर्नल लॉ है। ये तो एक ऐसा आम कानून है, जब जब कंपनी बनेगी, जब जब कंपनी बनेगी, चाहे से वो टिश्यू पेपर का बिजनेस करे, चाहे से वो आपकी बॉटल का बिजनेस करे, चाहे से वो मग्स का बिजनेस करे, लैपटॉप का, कैमरे का, बुक्स का, किसी का भी बिजनेस करे, जब जब कंपनी बनेगी, कंपनी मतलब ही आपकी रजिस्टर्ड हो रही है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? कंपनीज एक्ट। लेकिन बच्चे, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ये क्या कोई छोटा मोटा बिजनेस होता है? टिश्यू पेपर का बिजनेस तो फिर भी कोई भी कर सकता है, लैपटॉप का बिजनेस कोई भी कर सकता है, बुक्स कोई भी खरीद सकता है, बेच सकता है, फोन का बिजनेस कोई भी कर सकता है, मगर आपके बैंकिंग का जो बिजनेस है, क्या वो कोई भी राह चलता इंसान अपनी मर्जी से कंपनी खोल सकता है? बैंक का काम क्या होता है, मुझे बताओ जरा। बैंक, ये जो सारी कंपनीज है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनी हुई है। ये जो सारी कंपनीज हैं, ये किसके लिए बनी है? पब्लिक की सेवा करने के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। पहले जमाने में की तरह नहीं है कि लोगों ने पैसा कमाया, अपनी तिजोरी में रखा, उसको सेव करके रखा, सारा सारा इतने इतने सालों तक पैसा कमा रहे हैं, उसको तिजोरी में रखते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, डाकू आता है एक दिन में उठाकर सारा का सारा सामान लेकर चले जाता है, सारा आपका गोल्ड, ज्वेलरी, कैश जो भी आपके पास है सब ले जाता है। कितनी कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी सेफ, मतलब यहां पर मैं कहूं अनसेफ्टी है। तो इसीलिए तो बैंक्स ओपन किए गए। बैंक्स को क्यों ओपन किया गया? कि भाई कमाकर अपना पैसा बैंक में रखो। बैंक, और फिर वो और भी सारे काम करने लग गया। बैंक क्या काम करने लग गया? बैंक आपको फैसिलिटी देने लग गया कि अपना अकाउंट हमारे साथ ओपन करवाओ, आपको लोन भी मिलेगा, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आप अपने पैसा भी यहां पे जमा करा सकते हो, आपके पैसे को आप आगे चल के कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अब अपने घर को छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि आपको पता है घर में कोई कैश नहीं रखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसके कंधों पर डाल दी? बैंक के। तो क्या बैंकिंग बिजनेस हर राह चलता इंसान कर सकता है, या इसके लिए बच्चे कोई स्पेशल आपको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी? बोलो। इसके लिए आपको स्पेशल कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, इसके लिए आपको वो स्पेशल लॉ फॉलो करना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बैंकिंग कंपनीज को के लिए कौन सा एक्ट है जो कि स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज के लिए ही बना है? अब मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना में बस मैसेज करके। मैंने ना अपना जो है बच्चे रजिस्टर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है। देखो रजिस्टर का बिजनेस कितनी सेल है उसके अंदर, तुम्हें पता है? मतलब जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है ना, कॉलेज तक उसे रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। कॉपी, रजिस्टर्स, पतली, छोटी, मोटी, ठीक है, फेयर पेजेस की, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपकी जो है स्पाइरल करी हुई कॉपीज, रजिस्टर्स हो, कॉपीज हो। ये जो रजिस्टर्स और ये कॉपीज का ये जो बिजनेस है, ये करने के लिए क्या मुझे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 फॉलो करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। डू आई नीड टू फॉलो दैट और नॉट? टेल मी। द आंसर इज नो। अरे नीति मैम, आप बिजनेस कर रही हो किस चीज का? किस चीज का बिजनेस कर रही हूं मैं? बुक्स का, रजिस्टर्स का मैं बिजनेस कर रही हूं। इसके लिए इसमें मैं अपना पैसा लगाऊंगी, अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी और उसको मार्केट में सेल करूंगी। मैं दूसरे से पैसा लेकर इस पर कोई काम नहीं कर रही हूं। पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें सबसे पहले मेरा अपना प्राइवेट इंटरेस्ट है, इसीलिए मेरे ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने अपना बैंक ओपन किया, चाहे से पब्लिक बैंक हो चाहे से प्राइवेट बैंक हो, मैं बिजनेस तो बैंकिंग का कर रही हूं। लोग मेरे ऊपर विश्वास करके अपना पैसा, अपनी जीवन की पूंजी, अपनी सेविंग्स
मेरे पास डिपॉजिट करवाएंगे और बोलेंगे ना कि मैम ये आप अपने पास रखिए, इसको संभालिए, एफडी करवाएंगे, सेविंग अकाउंट ओपन करवाएंगे, करंट बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो बच्चे बैंकिंग का बिजनेस ना हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए अप्रूवल चाहिए, उसके लिए स्पेशल कानून है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो बैंकिंग कंपनीज जब भी आपकी बनती है, कौन से कानून को फॉलो करके बनती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेकिन कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 कहता है कि कंपनीज एक्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यहां पर मैंने एक्ट वर्ड लिखा है। देखो मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हूं? कंपनीज एक्ट 2013, है ना? तो मैं जब भी आपको सिर्फ एक्ट वर्ड अगर मैं यूज करूं तो समझ जाना कि नीति मैम कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रही है। अगर मुझे किसी और एक्ट के बारे में बात करना है तो मैं उसका पूरा नाम लूंगी। अगर मैं सिर्फ एक्ट बोलती हूं तो समझ जाओ 60 मार्क्स के कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। तो नीति मैम अगर एक्ट एक्ट बोल रही है दैट मीन्स कंपनीज एक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 कहता है कि आपका ये द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनीज, इट विल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनीज, इट विल अप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। ये अब मैम आप कहोगे ये तो कंपनीज है, नहीं, ये कंपनी नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। दीज आर द कंपनीज अकॉर्डिंग टू देयर स्टैट्यूटरी लॉज, दीज आर द बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है। क्या मैं कह सकती हूं कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है आपकी? हाँ नीति मैम ये बॉडी कॉर्पोरेट है हमारी, ये स्टैट्यूटरी कंपनीज बुलाती हूं मैं इनको। स्टैट्यूटरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लॉ। ये वो कंपनीज हैं, ये वो बिजनेस हैं जिनके लिए स्पेशल लॉ बना हुआ है, जिनके लिए अपना स्पेसिफिक कानून बना हुआ है और इनको उसे ही फॉलो करना है। लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि मुझे भी फॉलो करो, मुझे भी फॉलो करो। तो कंपनीज एक्ट जो है वो आपका इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और बैंकिंग कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन आपकी ये जो कंपनीज जिनके ऊपर हमने बर्डन डाल दिया कि भैया अपना लॉ भी फॉलो करो, स्पेसिफिक लॉ, और कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करो, इनके ऊपर हमने ये बर्डन तो डाल दिया। अब अगर इनके स्पेसिफिक लॉ में और हमारे कंपनी से रिलेटेड जो जर्नल लॉज है, अगर इन दोनों में कभी भी कॉन्ट्रावेंशन अराइज हो जाए, जैसे स्पेसिफिक लॉ कुछ और कहता है, ठीक है, जर्नल लॉज आपके कुछ और कहता है, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, स्पेशल लॉ जो इनके लिए बना है वो कुछ और कह रहा है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का कंपनीज एक्ट 2013 तो कुछ और कहानी कह रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो कुछ अलग बात कर रहा है। तो आप किसको इंपॉर्टेंस दोगे, आप किसको प्रेफरेंस दोगे? अरे भाई बैंकिंग कंपनी तो बनी ही इस एक्ट के लिए है, इस एक्ट के हिसाब से है। अगर ये दोनों में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों फॉलो करो। आपकी बैंकिंग कंपनी दोनों एक्ट्स को फॉलो करेगी, दोनों एक्ट्स को वो लागू करेगी, सारे प्रोविजंस फॉलो करेगी। अब आप कहोगे मैम इतना सारा कानून कैसे याद रखेगा कोई? भाई तुम सीए, सीएस और सीएम में क्यों बन रहे हो? तुम्हें कंपनीज में क्यों अपॉइंट किया जाएगा? तुम्हें एक लीगल ऑफिसर का जो पोजीशन है वो क्यों दिया जाएगा? तुम्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्यों बनाया जाएगा? उतनी मोटी सैलरी, वो रिस्पेक्ट, वो औहदा वो क्यों दिया जाएगा? वो इसीलिए दिया जाएगा कि जिस कंपनी में आप सीईओ बने हो, जिस कंपनी में आप लीगल ऑफिसर बने हो, उस कंपनी के में प्रॉपर तरीके से कानून फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जाएगी, है या नहीं? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो आपकी कंपनी जो है बैंकिंग कंपनी, वो अपना ये स्पेशल लॉ तो फॉलो करेगी, साथ के साथ कंपनीज को रिलेटेड जो आपका जर्नल कानून है, जर्नल कानून जो कि हर कंपनी पर अप्लाई होगा, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, मतलब गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, कैसी मर्जी कंपनी हो, ये तो जर्नल कानून है, आम कानून है कंपनी से रिलेटेड, ये तो एप्लीकेबल होगा। तो आपकी बैंकिंग कंपनी अगर आप बनाते हो, मेरे पास कितने सारे बैंक है, मेरे पास येस बैंक है, एसबीआई है, सिंडिकेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कैनरा, सॉरी सिंडिकेट अब कैनरा बैंक ही बन चुका है, उसके साथ वो मर्ज हो गया है।
है ना। लेना बैंक है, देना बैंक है, लेना बैंक कोई नहीं है मगर देना बैंक है। तो बच्चे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी है, आईसीआईसीआई मेरे पास बैंक है। तो ये मेरे पास इतने सारे बैंक्स हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बनाए गए हैं। They have got the permissions and they are following the Banking Regulation Act 1949. They are supposed to follow the Companies Act 2013 also. Am I clear with all of you? हाँ या ना? और अगर इन दोनों में कभी कॉन्ट्रावेंशन हो जाए, मैंने वर्ड क्या बोल रही हूं आपके सामने, कॉन्ट्रावेंशन। इन दोनों में कभी भी बच्चे कॉन्ट्रावेंशन हो जाए, कॉन्ट्रावेंशन मतलब डिस्प्यूट हो जाए कि ये कानून कुछ और कहता है और कंपनीज एक्ट कुछ और कहता है, तो मुझे सिंपल से मैसेज करके ये बताइए, बैंकिंग कंपनी है अगर मेरी, तो वो किस कानून की बात को सुनेगी? बताइए, वो किस कानून की बात को सुनने वाली है? अपना स्पेशल लॉ या फिर कंपनीज एक्ट जर्नल लॉ? बोलो बोलो रे बाबा, जल्दी जल्दी। ब्रजेश, एवरीवन, बिल्कुल आ गया मेरे पास जवाब। मैम हम स्पेशल लॉस को फॉलो करेंगे, स्पेशल कंपनी है ना वो मैम, छोटी मोटी थोड़ी ना है। तो ये अगर मैं कहती हूँ ना बैंकिंग कंपनी, अगर मैं कहती हूँ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नाम से ही पता लग रहा है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाती है, उसको जनरेट करती है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी जनरेट करी जाती है, पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी को डैम्स की मदद से, है ना, आपका जनरेट किया जाता है और उसके बाद उसको सप्लाई किया जाता है। तो क्या ये बिजनेस हर रात चलता इंसान कर सकता है? डेंजरस काम है भाई, ऐसी थोड़ी ना कोई भी कर सकता है, सबको राइट दे दे, सब अपनी अपनी बिजली बनाओ। ये वो बिजली नहीं चल रहा, हाडी सांधू कौन था, वो कौन सिंगर है जिसका अभी सॉन्ग आया था बिजली बिजली, कितना पॉपुलर हुआ है, कितना हिट हुआ है वो। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो, उसका मेन बिजनेस ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, उसको सप्लाई करना। तो उसके लिए स्पेशल कानून बना हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। क्यों मैम? सेक्शन 1 बोल रहा है। कौन से एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013 का। तो कंपनीज एक्ट 2013 आपका उन कंपनीज पर तो अप्लाई होगा जो कि पुराने लॉज, पुराने कंपनी लॉज के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई है। उन कंपनीज के ऊपर तो अप्लाई होगा जो कि इस नए कानून के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई है। इसके अलावा वो आपका इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये वो स्पेसिफिक लॉज वाली कंपनीज हैं, इनके ऊपर भी आप लोगों का कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन ब्रैकेट्स में देखो क्या दिया हुआ है, if contravention arise, but if the provisions of the Companies Act contravenes, मुठभेड़ हो जाए, स्पेशल लॉ कुछ कह रहा है और आपका जनरल लॉ कुछ कह रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है, इंश्योरेंस एक्ट आपका कुछ और कह रहा है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? क्या करोगे? द लेटर विल प्रिवेल। इस लाइन का मतलब क्या है, जो बाद वाला है ना, इस वाली लाइन में बाद वाला कौन सा मतलब, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, बैंकिंग एक्ट, वो प्रिवेल होगा, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, उसको माना जाएगा। तो अगर मैं कहूं मेरे स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हो गए, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। फटाफट से मेरे साथ एक बारी रीड कर दो, सिर्फ एक नॉर्मल एक रीडिंग, दैट्स इट। इंश्योरेंस कंपनीज, बट if the provisions of the Companies Act contravenes the provisions of IRDA Act 1999, later will prevail. Third point, banking companies. But if the companies, provisions of the Companies Act contravenes the provisions of the Banking Regulation Act 1949, later will prevail. Fourth point, electricity company. क्या काम कर दिया है मैम? They are engaged in the generation or supply of the electricity to the companies, except where the provisions of the above act are inconsistent. They are inconsistent with the provisions of the Electricity Act 2003. बोलो तो यहां तक क्लियर है एवरीवन? तो मैं पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 पर चले हम लोग, जल्दी से बताइए। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड।
वेरी गुड। चलिए गाइस, अब आती है नेक्स्ट कहानी। एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीन इन फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द सच एक्ट। अब इन्होंने ये जो पांचवा पॉइंट बना दिया ना बेटा, ये पांचवा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट बनाकर इन्होंने क्या बोल दिया, किसी भी स्पेशल एक्ट में, किसी भी स्पेशल एक्ट में बनी हुई आपकी कंपनी, किसी भी स्पेशल एक्ट में बनी हुई आपकी कंपनी, चाहे से वो कानून छोटे समय के लिए बना हो, थोड़े से समय के लिए बना हो, उनके ऊपर भी कंपनी जो है एक्ट एप्लीकेबल होगा। और क्लैरिटी के लिए पहले मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 6 कराऊंगी। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीन इन फोर्स एज द सीजी मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ subject to such exceptions, modification, adaptations as may be specified in the notification। मैम ये क्या बोल दिया? एशन, अडेप्टेशन, नोटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शंस। मैम देखो यहां पे क्या बोल दिया गया कि कंपनीज एक्ट जो है आप लोगों का, मैंने क्या बताया था, कंपनीज एक्ट किस किस पर अप्लाई हो रहा है आप लोगों का? एक तो उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है जो कि इस एक्ट के हिसाब से बनी है, और या फिर प्रीवियस कंपनी लॉस के हिसाब से। इसके अलावा ये आप लोगों का इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन कॉन्ट्रवेंशन हुई तो स्पेशल लॉस को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और तीसरा, मैं पॉइंट नंबर 4 और 5 को साथ में कैटेगराइज कर दूं तो वो कहते हैं कि किसी भी तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट, अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है मैंने आपको बताया था, किसी भी तरीके की बिजनेस एंटिटी, कोई भी ऐसी एंटिटी आपकी, कोई भी ऐसी एंटिटी आपकी आर्टिफिशियल एक बॉडी जो कि रजिस्टर्ड है। अब पार्टनरशिप जो है ना उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड होती है ना, उसमें सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन एलएलपी हो, कंपनी हो, या फिर मैं सेबी की बात करती हूं, सेबी का नाम सुना है आप लोगों ने? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आप लोगों का क्या है? एक तरीके का बोर्ड है, एक तरीके का ग्रुप है, एक तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें सारे टॉप क्लास फीचर्स एप्लीकेबल होंगे, सारे टॉप क्लास फीचर्स इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, परपेचुअल सक्सेशन है, आर्टिफिशियल बॉडी है, रजिस्टर्ड होती है अंडर दी सेबी एक्ट, अंडर दी सेबी एक्ट 1992। मगर ये बिजनेस नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है? जो बिजनेस कर रहे हैं सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करके उनको कंट्रोल करती है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में आपने सुना है बोर्ड होता है बीसीसीआई, बीसीसीआई। तो बच्चे जैसे ये आप लोगों का एक बोर्ड है, उसी तरीके से सिक्योरिटीज के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया, सेबी बोर्ड। तो हमारे लॉ मेकर्स हमें क्या कहते हैं? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, मुझे एक बात बताओ, क्या बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी है? बोलो जरा, क्या बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी है? क्या कंपनी को मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल सकती हूं? मेरे दो सवाल है। पहले तो सवाल नंबर 1, क्या कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? बोलो हाँ या ना। क्या कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट? पढ़ाया था मैंने अभी, जवाब आ गया हाँ मैम, कंपनी इज द बॉडी कॉर्पोरेट। यस मैम, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी। बोलो, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी? नो मैम, नो मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिया बोल रही मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने हमें बताया था क्या कि बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। Getting my point? It is not a company. तो बच्चे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं अब ये कह सकती हूं कि हर आपकी वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है उसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपका कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है ना। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और इज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज। तो ये जो कंपनी है ना आप लोगों की, इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर अब मैं उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के बारे में बात कर रही हूं जो कंपनी नहीं है। मैं उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के बारे में बात कर रही हूं जो कंपनी नहीं है।
जैसे कि एलएलपी, जैसे कि सेबी, ये सारी क्या है मेरी, ये बॉडी कॉर्पोरेट है और इनके लिए अपने लॉज बने हुए हैं, इनके अपने स्पेसिफिक लॉज है। किसी भी तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे सेबी है, सेबी के लिए कानून बना हुआ है 1992 का। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला किसी भी तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी ने नोटिफाई कर दिया, मतलब नोटिफिकेशन निकाल दिया सीजी ने और ये बोल दिया कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर ना कुछ समय के लिए कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा, तो बेशक से वो एलएलपी है मगर फिर भी उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। वो अपना एलएलपी एक्ट 2008 तो फॉलो करेगी, वो साथ के साथ कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो तो, बोलो रे बब्बा, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? उर्वी, ब्रजेश, जॉन, प्रिया, बोलिए। अखिलेश, अखिलेश हैज डिसाइडेड टू वॉच ऑन अ ड्राइव। बताना अखिलेश, इज एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। तो बच्चे अभी हमने सिर्फ सेक्शन नंबर 1 किया है और सेक्शन नंबर 1 आप लोगों का क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 1 तो मैम बात करता है हमारी बहुत सारी चीजों के बारे में। सेक्शन नंबर 1 जो है वो आपका किस बारे में बात करता है? वो सबसे पहले बात करता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। तो क्या मैम पेपर में कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ना है? नहीं, आपको पेपर के लिए कंपनी लॉ पढ़ना है और कंपनी लॉ वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? कंपनी लॉ में तो कंपनीज एक्ट भी आता है, रूल्स भी आते हैं, केस लॉज भी आते हैं। कंपनीज एक्ट तो एक हिस्सा है कॉर्पोरेट लॉ का, कंपनी लॉ का। अब कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? इसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं आप लोगों के लिए। मगर खुशखबरी ये है कि पूरे 470 सेक्शंस जो कि 29 चैप्टर्स में कैटेगराइज करे गए हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन 10 चैप्टर्स कवरिंग टोटल 148 सेक्शंस along with 7 schedules। बट ये भी आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। तो क्या मैम बाकी के सेक्शन हमने कभी पढ़ने ही नहीं, खुश हो जाएं? बेटा फाइनल्स में पढ़ने हैं। फाइनल्स में आप जितने भी आपके अब ये सेक्शंस बचेंगे वो सारे के सारे सेक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे फाइनल्स में। ठीक है, वहां पर आएगा आपका फाइनल्स में, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैम 470 सेक्शंस में से जो 148 सेक्शंस हैं उसमें से अभी मैंने शुरुआत ही करी है सेक्शन नंबर 1 से। सेक्शन नंबर 1 सबसे पहले बात करता है किसके बारे में? कंपनी के नाम के बारे में। फिर ये बात करता है कंपनी की किसकी डेट के बारे में, कब से एप्लीकेबल हुआ? 30 अगस्त। मैम प्रेसिडेंट ने तो 29 को ही अपना डिसीजन दे दिया था, 29 को ही इसे पास कर दिया था। हाँ देखो, अगर आपके जो एक्ट पास होता है अगर उसमें कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया है ना उसी दिन से उसको एप्लीकेबल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके प्रेसिडेंट ने अलग से एक डेट दी है कि इस एक्ट को जो है 30 अगस्त से एप्लीकेबल करना, आज से नहीं, 29 अगस्त से नहीं, 30 से करना, तो जो बात नोटिस में लिखी हुई है, द नोटिस साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों का क्या हो जाएगा? बोलो तो मैम, एक्ट की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। तो हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ था? 30 अगस्त से। और 30 अगस्त को जो कहने को मेरा एक्ट जो है उसको अप्रूवल मिल गई प्रेसिडेंट से, मगर बच्चे पूरे 470 सेक्शंस एप्लीकेबल हुए नहीं थे। सिर्फ एक सेक्शन है जो एप्लीकेबल हुआ था, दैट वाज सेक्शन नंबर 1। मैंने क्या बताया था कि धीरे धीरे आप लोगों का कानून बदलना है, एकदम से नहीं। तो धीरे धीरे कंपनीज एक्ट 1956 को धीरे धीरे हटाया गया और धीरे धीरे कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसको बिजनेस वर्ल्ड में एप्लीकेबल लाया गया। गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए तो। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट कहानी। क्या कि मैम चलो ये बातें तो हमें समझ में आ गई, आपने जो बोला एप्लीकेबिलिटी की। अब मैंने आप सबके सामने बात करी थी कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू वेयर इट जियोग्राफिकल एप्लीकेशन, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। डजंट मैटर वेयर यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, इट डजंट मैटर वेदर यू आर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इन अ पंजाब स्टेट, ठीक है, इन अ पंजाब, चंडीगढ़, पुणे, राजस्थान,
दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कहीं भी चले जाओ, किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट में चले जाओ, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया। यू हैव टू फॉलो दिस लॉ। अब मैम क्यों करें हम फॉलो, हम तो नहीं करेंगे, तो ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आपको वो कानून नहीं पता बाई चांस, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको पता था, आपने उसे डेलिबरेटली फॉलो नहीं किया, फिर इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी पेनल्टीज होंगी, जो भी आपके पनिशमेंट्स होंगी, इम्प्रिजमेंट्स होंगी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मैम ये तो फिर फ्रीडम चला गया ना हमारे हाथ से, तो ठीक है, जाके पार्टनरशिप बना लो, जाके पार्टनरशिप बना लो, मगर याद रखना पार्टनरशिप में आप लोगों की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शंस हैं उसकी भी। So you need to decide according to your business idea, according to your capital you are having, कि आपको किस तरीके का बिजनेस एंटिटी बनाना है, आपको पार्टनरशिप चाहिए या कंपनी। इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट अ कंपनी, देन यू नीड टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013। गेटिंग माई पॉइंट, प्रैक्टिकली इस चीज को हम ऐसे एप्लीकेबल करते हैं। नेक्स्ट आती है बात कि मैम और किसके ऊपर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 में ही क्लियरली दे दी गई है। क्या दे दिया गया कि इट इज एप्लीकेबल टू द कंपनी। अब यहां पर सिर्फ वर्ड लिख दिया कंपनी, इन्होंने एप्लीकेबिलिटी में क्या लिखा, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि 2013 के अकॉर्डिंगली जो कंपनी बनी उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा। 1956 के हिसाब से जो कंपनी बनी उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा। वो अनाथ नहीं हो जाएंगी कि हमारा तो एक्ट गया, अब हम कैसे चलेंगे। उनको चलाने के लिए जो भी प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस जो भी हैं, वो सब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली फॉलो किए जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। सेकेंड पॉइंट, मैम ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, बट इन कंपनीज के अपने स्पेसिफिक लॉज है ना नीति मैम, वो स्पेसिफिक लॉज कौन फॉलो करेगा, अरे वो ही करो, मगर उसके अलावा आप कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करो। तो क्या मैम ऐसा भी होता है कि एक आपके ट्रांजैक्शन पर या एक एंटिटी पर या एक बिजनेस के ऊपर मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल होते हैं? द आंसर इज यस, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो अगर मैंने मानो अपनी कंपनी ओपन करी, ठीक है, जिसमें मैं पापड़ बनाती हूँ, पापड़ मेकिंग कंपनी है मेरी, तो बच्चे मेरे ऊपर क्या होगा, मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये देखिए मल्टीपल लॉज, मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 तो एप्लीकेबल होगा, मेरे ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी एप्लीकेबल होगा। अभी फैक्ट्री डालूंगी ना अपने ऑफिस के अंदर, अपने कैबिन के अंदर थोड़ी ना पापड़ बनाने बैठ जाऊंगी, हो सकता है वो भी करूं शुरू शुरू में, जहां भी, लेकिन मैं अपनी फैक्ट्री डालूंगी, मुझे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी तो फॉलो करना पड़ेगा। और फैक्ट्री डालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स को मैं वेजेस दूंगी, तो वेजेस एक्ट 1936 एप्लीकेबल हो जाएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, उनको ग्रेचुटी भी हो सकता है मैं दूंगी कुछ टाइम बाद, पेंशन मुझे देना होगा। तो मेरी एक पापड़ मेकिंग फैक्ट्री जो एक कंपनी की फॉर्म में मैंने बिजनेस शुरू किया है, ये बिजनेस मैं पार्टनरशिप की फॉर्म में भी कर सकती थी, तब मैंने अपनी पार्टनरशिप करी। मानो मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम पापड़ बनाएंगे, अभी छोटे स्केल पर है तो खुद ही लेबर बन गए, खुद ही वर्कर्स बन गए और खुद ही हम पापड़ बना रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस है, करो मेहनत। अब हमारा बिजनेस का स्केल बढ़ा तो हमने वर्कर्स को ले आए, वर्कर्स रखे, अपॉइंट करे, फैक्ट्री बना ली, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एप्लीकेबल हो गया, तो मुझे पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो फॉलो होगा मेरे बिजनेस के ऊपर, मुझे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी तो फॉलो करना पड़ेगा। सो इट इज टोटली, कंप्लीटली एंड फुली पॉसिबल कि हमारी एक चीज के ऊपर जो है ना वो मल्टीपल लॉज एप्लीकेबल हो जाए। बोलिए, एम आई क्लियर विद ऑल ऑफ यू? बोलो तो, बोलो रे बाबा, हाँ या ना लिखना, हाँ या फिर ना। And guys, please do share your feedbacks also because it is very much relevant for us because there is always a scope of improvement. तो आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो, फाइन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। चलिए
नेक्स्ट आती है कहानी। देखिए सेक्शन नंबर 1 जो है ना वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे अगर कोई बोले 470 सेक्शन में से 148 जो हमारे पास आने हैं उसमें से एक सेक्शन जो है वो नीति मैम ने हमें करवा दिया। कंपनीज एक्ट जो है किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है तो क्या मैम फॉरेन कंपनीज के ऊपर नहीं होगा? बच्चे फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी होगा, लेकिन पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली नहीं होगा। वो फॉरेन कंपनी विच इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लंदन में कंपनी बनी है, लंदन में ही उसका ऑफिस है, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट क्यों एप्लीकेबल होगा? लंदन में कंपनी बनी है, उसकी एक ब्रांच इंडिया में भी है, तब तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, लिमिटेड होगा टू वन एक्सटेंट। तो जब मैं फॉरेन कंपनीज का कॉन्सेप्ट कराऊंगी तब मैं आपको ये सारी पॉइंट क्लियर कराऊंगी। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट कहानी मैम सेक्शन नंबर 2। ये क्या होता है बच्चे? जब भी सेक्शंस की मैं बात करती हूं इसमें सेक्शन नंबर 2 कोई भी एक्ट उठा लो आप, ठीक है, कोई भी कानून उठा लीजिए आप, चाहे से वो आपका पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, चाहे से वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, सोगा हो, कोई भी हो, सेक्शन नंबर 2 जो है ना वो हमेशा इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स के बारे में बात करता है, यानी कि वो आपके ना डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। आपके पूरे इस कानून में, इस पूरे आपके 470 सेक्शन का ये जो आपका पूरा कानून बना है, इसमें मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं कंपनी, मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं फॉरेन कंपनी, मैं बार बार एक वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को ये करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी को वो करना चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी होती क्या है बॉस? पब्लिक कंपनी होती क्या है? तो वो आपके सारे वर्ड्स जो कि पूरे एक्ट में मल्टीपल टाइम यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स जो आपके पूरे एक्ट में मल्टीपल टाइम्स यूज किए जाते हैं, उनको बार बार समझाओगे क्या सामने वाले को? सोचो अभी तो मैं आपका ये स्टार्टिंग की क्लासेस चल रही है, अगर सोचो मेरी कंपनी लॉ की लास्ट क्लास है और तब मैं तुमको समझाऊं बेटा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, तो तुम भी कहोगे ना अरे नीति मैम को क्या हो गया है, ये क्यों समझा रही है, हमें तो ये पता है, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसीलिए सेक्शन नंबर 2 आप लोगों का इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सेक्शन नंबर 2 के अंदर वो सारी टर्म्स होती हैं, वो सारी डेफिनेशंस होती हैं, वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स आप लोगों का यूज किया जाता है इन द एक्ट, मल्टीपल टाइम्स उनको यूज किया जाता है इन द एक्ट। और मैम अगर कोई वर्ड आपका कंपनीज एक्ट में ना डिफाइन हो फिर हम क्या करेंगे? फिर भैया फिर आप उसका जर्नल मीनिंग देखेंगे, क्या उसके लिए कोई और कानून बना गया है? आप वो मीनिंग देखोगे, वो चेकआउट करोगे। तो जैसे कि मैं आपको बोला ना, मैंने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20, मैंने क्या बोला? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20, इसमें आपको किसकी डेफिनेशन दी गई है? कंपनी की। अब अगर आगे चलकर मैं बोलूं अरे कंपनी ने वो कर दिया, कंपनी ने ये कर दिया, तो उसमें कौन सी कंपनी मीन्स व्हाट? कंपनी का मतलब क्या? क्या होगा कंपनी का मतलब? अरे वही होगा जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में दिया गया है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बोलो रे, क्लियर करो। अब एक ट्विस्ट और, मैं भी सेक्शन 2 का सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं करा रही हूं इसका, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं क्योंकि इसके ये सेक्शन में आपका कल शुरू करूंगी प्रॉपर तरीके से। इसमें ना हम लोगों की टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ओपीसी मेरी क्या है एग्जैक्टली, है ना, ये सब चीजें मुझे दी गई हैं। मगर बच्चे ये जो सेक्शन 2 है ये आप लोगों का अल्फाबेटिकली है, अल्फाबेटिकली है, समझ रहे हो? जैसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68, मेरा पब्लिक कंपनी है। बताइए जरा फटाफट से बच्चे मुझे मैसेज करके बताओ पब्लिक कंपनी का सेक्शन, अगर पता है तो कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71। तो बच्चे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों पी से ही तो स्टार्ट हो रही है। फिर मैम इसमें आप कैसे डिसाइड किया गया कि
किसको मिलेगा 68 नंबर और किसको मिलेगा 71? आपकी ये जो सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंदर दी गई है ना, ये सारी डेफिनेशन अल्फाबेटिकली है। आपका पी और पी तो कॉमन हो गया, मगर जब इसके बाद वाला मैंने वर्ड देखा आर और यू, बताइए सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आता है आर और यू में से? आर ही तो आएगा ना। अब मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, समझ रहे हैं आप लोग अल्फाबेटिकली? जैसे अगर मेरा नाम, एक किसी का नाम है, स्कूल में भी होता था, किसी का नाम है अमन गुप्ता, किसी का नाम है अमन वर्मा, ठीक है, किसी का नाम है अमन शर्मा। अब अगर मुझे इन बच्चों को रोल नंबर अलॉट करने हैं तो मुझे बताइए सबसे पहला रोल नंबर जो है मैं किसको अलॉट करूंगी? अमन गुप्ता को, वर्मा को या फिर शर्मा को? बताइए सबसे पहला रोल नंबर मैं किसको दूंगी? गुप्ता, वर्मा या शर्मा? जल्दी बोलो, बोलो रे जल्दी से, किसको दूंगी मैं सबसे पहला रोल नंबर? बिल्कुल करेक्ट मैम, सबसे पहले नाम आएगा गुप्ता, क्योंकि अमन नाम तो कॉमन हो गया ना नीति मैम। तो अब इसके बाद वाला अल्फाबेट देखो, अब इस बाद वाले अल्फाबेट में जी जो है वो वी और एस से पहले आता है, तो पहला रोल नंबर इसको मिलेगा। दूसरा रोल नंबर किसको मिलेगा बोलो? वर्मा को या फिर शर्मा को? जल्दी बताइए। मैम शर्मा को मिलेगा रोल नंबर 2 और वर्मा को मिलेगा रोल नंबर 3। तो जैसे स्कूल में होता था ना हम लोगों का, अल्फाबेटिकली हम लोगों को रोल नंबर्स जो हैं वो अलॉट किए जाते थे, इन द सेम वे आपका कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 जो है अल्फाबेटिकली आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि वो कवर्ड करता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका सेक्शन नंबर 2 या कंपनीज एक्ट जो है ना, मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा मंडे होगा 8:30 इन द मॉर्निंग, उसमें हम अपना सेक्शन 2 जो है वो शुरू करेंगे। पूरा नहीं करेंगे सेक्शन नंबर 2 भी हम लोग, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज का कॉन्सेप्ट उठाएंगे, जो भी आपकी सेक्शन 2 के वो सबसेक्शन, वो क्लॉजेस, सॉरी सबसेक्शन नहीं, सेक्शन नंबर 2 में क्लॉजेस आते हैं, सबसेक्शन नहीं आता है, ठीक है। इनका इसके लिए भी एक मैं वीडियो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शोइंग द डिफरेंस बिटवीन अ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, राइट। तो आपका, मैं अब आपको जस्ट एक कंपनीज एक्ट जो है ना बच्चे, इसका एक ओवरव्यू दिखाना चाहती हूं। एमसीए, मैं सीधा ओपन कर रही हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। Acts and rule. I hope my screen is clearly, visible to each one of you. यहाँ पर आप एक्ट्स में गए, देखो सारे एक्ट्स ओपन हो जाते हैं, इसमें से आता है द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। ये आपकी प्रॉपर यहाँ पर टाइमलाइन बनी हुई है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके फॉर्म हुए हैं। अच्छा, अगर मैं पूरा कंपनीज एक्ट ही आप लोगों के लिए डाउनलोड करूं, आई विल शेयर इट इफ यू गाइज वांट, तो मैं आप लोगों के साथ जो है ये भी शेयर कर दूंगी लेक्चर के साथ। ये देखिए अब ये ओपन हो गया आप लोगों का द कंपनीज एक्ट, लेट मी जूम इट फॉर यू गाइज। कंपनीज एक्ट 2013, इससे एक्ट है ये, लेकिन ये कॉर्पोरेट लॉ नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ में एक्ट भी आएगा, रूल्स भी आएंगे, केसेस भी आएंगे। अभी मैं फोकस कर रही हूँ कंपनीज एक्ट के ऊपर, बीच बीच में हमारे पास रूल्स और केसेस भी आते जाएंगे। ये है कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर मैंने क्या बताया था, टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक्ट बोल रहा है। ये देखो, ये रहा आप लोगों का चैप्टर नंबर 1। लेट मी सेव दिस, मैं इस पे काम नहीं कर पा रही हूँ अदरवाइज, एक मिनट। ये देखिए, ये है आप लोगों का प्रीलिमिनरी, यानी कि चैप्टर नंबर 1। दूसरा चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंड द मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। इसके बाद आया, ये चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2, 3 आ गया प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। 4 आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 क्या है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट्स ऑफ दी कंपनीज।
चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 8 आप लोगों का चैप्टर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड चैप्टर नंबर 9 आप लोगों का अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज, एंड 10 मैंने कहा था हमारे सिलेबस में 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर, सेक्शन नंबर 148। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद के भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, बट वो फाइनल लेवल में आप लोगों के कवर्ड होंगे। और देखो टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, देखोगे, समझोगे, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा। ये देखिए ये 28 और ये हो गया मेरा 29 चैप्टर मिसलेनियस, और ये लास्ट मेरे पास सेक्शन क्या आया, पावर टू रिमूव द डिफिकल्टी, सेक्शन नंबर 470, 470 सेक्शंस। और इसके बाद है ये आपके 7 स्केड्यूल्स भी दिए गए हैं, बट मैं वो ओपन आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, देयर इज नो नीड ऑफ इट। ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ इट। लेकिन मैं आपको सेक्शन नंबर 1 दिखा दूं जो कि हम लोगों ने अपना कवर्ड कर लिया है। ठीक है, ये देखिए कि प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दी थी 29 ऑफ अगस्त को, लेकिन सेक्शन नंबर 1 आपका क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द इंडिया, लिखा हुआ है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनी का उसका एक्ट का नाम आ गया, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस के बारे में आ गया कि कहां पर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल होगा। अच्छा, फिर इसका सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 4 एप्लीकेबिलिटी जो मैंने आपको लिखवाई थी, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी एंगेज इन द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां पर कवर हो गए। और अब सेकेंड सेक्शन जो कि मेरा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, उस सेकेंड सेक्शन का नाम क्या है, डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस जो कि सेक्शन नंबर 2 हम लोग शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नॉट इन द टुडेज सेक्शन। बताइए, एम आई क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइस? दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन नंबर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने कंपनी लॉ के ये जो हमारा सफर है इसको हम अपना पूरा करेंगे। Thank you everyone. Please do share your feedbacks. It really matters a lot to me. And goodbye. Take care. Be safe.